एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एसी की और हमने देखे थे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे बच्चों कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं आरसी सर्किट। देखो दोस्तों, इन सारे सर्किट का एनालिसिस करने के लिए हमें फेजर डायग्राम सीखना बहुत जरूरी है और मैं फेजर डायग्राम ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लस इस वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं फोर्थ आरसी सर्किट। अब आपको एक चीज याद आ रही होगी कि आरसी सर्किट हम पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, राइट? लेकिन वहां पर आरसी सर्किट के साथ हमने ग्रोथ और डिके ऑफ चार्ज देखा था। कहां पर? चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखा था डीसी बैटरी के साथ। यहां पे हमें लेना है एसी सोर्स। ठीक, चलिए। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है आर, उसके साथ एक कैपेसिटेंस है सी और ये कनेक्टेड है एक एसी सोर्स से, राइट? मान लीजिए V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है और ये एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, ठीक? इसके ऊपर 5 वोल्ट आया तो इसके ऊपर भी कितना आएगा? 5 वोल्ट। या फिर इसके ऊपर 6 वोल्ट आया तो इसके ऊपर कितना आएगा? 4 वोल्ट। मुझे पता है कि दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, राइट? अच्छा, नाउ सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक एसी सोर्स लेता हूं जिसका आरएमएस वैल्यू 10 है और मैं आपसे पूछूं कि अगर इसकी 4 वोल्ट आई है तो बताओ उसका पोटेंशियल कितना? ठीक है, या फिर मैं इसको डबल कर देता हूं। मैं मान लेता हूं अगर मैं इसकी 8 वोल्ट आई तो बताओ बच्चों इसका कितना? अगर आपका आंसर 2 है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर वैसे 6 होगा, 6, बट फिर मैं समझा देता हूं कैसे। ये एसी सर्किट है, यहां पर करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं चलता। ठीक है, अगर मैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करूं तो सिर्फ उसी में सेम फेज में होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर कि अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, मैं यहां ले लेता हूं करंट। क्यों ले रहा हूं मैं करंट एक्स एक्सिस पे? क्योंकि मुझे पता है जब भी सर्किट में सीरीज में लेता हूं तो हमेशा 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 करंट इसके थ्रू भी अगर 1 एम्पीयर है तो इसके थ्रू भी 1 एम्पीयर ही होगा। करंट सीरीज में सेम होता है। ठीक है, चलो अब मैं बनाता हूं वोल्टेज। मुझे पता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो होगा VR और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो होगा VC। ठीक, अब हम करते क्या है बच्चों, बेसिकली ये जो क्वांटिटीज है पोटेंशियल और करंट, ये स्केलर क्वांटिटीज है, लेकिन हम इसको वेक्टर मान के अगर सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाता है। इसलिए हम बनाते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हम लोग इनको क्या मानते हैं? वेक्टर मानते हैं और सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आता है एग्जैक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, चलिए। तो मुझे पता है कि पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमेशा करंट के डायरेक्शन में आता है, बिकॉज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड रेजिस्टेंस इज 0 इन रेजिस्टिव सर्किट। अच्छा, अगर मैं कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं तो कैपेसिटिव सर्किट में अपन ने देखा था करंट अगर इस एक्सिस पे बनाई है तो जो वोल्टेज है वो लैग करता है, या मैं ऐसा बोलूं कि करंट लीड करती है। तो यहां पे अगर मैं ऐसा बनाऊंगा इसको तो ये हो जाएगा VC। दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। अच्छा, अब मैं मान लीजिए 2 वेक्टर है मेरे पास, इसका जो रिजल्टेंट आएगा क्या वो इस डायरेक्शन में आएगा? ऐसा कुछ, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का एक नया नाम दे दिया बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज इंपेडेंस। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं यहां पर इंपेडेंस अगर पहले ना डिफाइन करूं, एक काम करता हूं मैं नेट पोटेंशियल डिफाइन करता हूं। क्या डिफाइन कर रहा हूं मैं? नेट पोटेंशियल। ध्यान से देखना। तो आई कैन राइट V net is equals to √a square that is VR square plus B square plus 2AB cos theta। अभी एंगल दोनों के बीच में कितना? 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होगा? 0। सो आई विल गेट √VR square plus VC square। दिस इज द वैल्यू ऑफ V net। You know that V is equals to I into R, है ना? तो मैं लिख सकता हूं I net into R। अब R की जगह यहां पे क्या लिखते हैं? Z, that is called as impedance of the circuit। The net resistance of a AC circuit is called as impedance। ठीक है, अगर इंडिविजुअल सर्किट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंस। याद है?
रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटिव सर्किट दैट इज फॉर्मूला इज 1/ωc, वो फॉर्मूला लगे यहाँ पे तो जाएगा एंड दोनों तरफ स्क्वायर भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। सो आई कैन राइट z इक्वल्स टू अंडर रूट आई कॉमन निकल कैंसिल कर दो तो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक, तो ये z हुआ हमारा इंपेडेंस ऑफ द आरसी सर्किट। क्लियर, चलिए अब हम बनाते हैं आरएल सर्किट। फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा आरएल सर्किट। बिल्कुल थोड़े से चेंजेस होंगे, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। यहां पे मैंने आर और यहां पे बनाया मैंने एल, इंडक्टेंस, राइट, इंडक्टेंस एल हो। अब फिर से मैं एसी सोर्स लेता हूं, एसी सोर्स ले लिया मैंने V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सेम कहानी यहां भी होगी कि अगर मैं डीसी वोल्टेज लेता तो दोनों के ऊपर पोटेंशियल बराबर नहीं गिरता तो भी दिस पोटेंशियल V1 प्लस V2 शुड बी इक्वल्स टू नेट V। लेकिन एसी की केस में ऐसा नहीं होगा, एसी की केस में डेफिनेटली मुझे कुछ देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो फिर से समझने के लिए हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में आपको एक चीज बताओ कि जब मैं इंडक्टिव सर्किट लेता हूं तो इंडक्टिव सर्किट में उल्टा होता है। इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल लीड करता है करंट के। ठीक है, पोटेंशियल अगर लीड कर रहा है इसका मतलब ये सी नीचे नहीं आएगा, ये जाएगा ऊपर। द पोटेंशियल इन द इंडक्टिव सर्किट लीड्स द करंट। तो करंट यहाँ है, करंट से लीड कर रहा है तो मेरा ऊपर होना है। ठीक है, चलिए अब जो नेट पोटेंशियल का ग्राफ आएगा वो कैसा आना चाहिए, वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे दिस इज द ग्राफ ऑफ द नेट पोटेंशियल वी नेट। तो वी नेट का फॉर्मूला तो अभी वही होगा अंडर रूट स्क्वायर प्लस वी सी की जगह वी एल स्क्वायर प्लस वी एल इंटू कॉस 90। सो द नेट पोटेंशियल विल बी अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अभी भी ये दोनों सीरीज में है तो करंट सेम होगा, तो करंट सेम है, आई कैन राइट आई इनटू जेड। ये क्या है, इंपेडेंस किसका, आरएल सर्किट का। तो यहाँ पे एक्ससी आ जाएगा, एक्ससी की जगह एक्सएल आ जाएगा और ये बाकी सब कुछ सेम रहेगा, डिक्टो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, आपको एक्सएल की वैल्यू याद रखना है, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा इनटू एल। जैसे मैंने लास्ट में देखा था एक्ससी की वैल्यू होती है 1 ओमेगा इनटू सी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं हम रिएक्टेंस, और पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होता है उसको एसी सर्किट के लिए हम बोलते हैं इंपेडेंस जेड। ठीक, अब बात करते हैं हम इन सबके कॉम्बिनेशन की, सबको मिला दी बच्चों LCR सर्किट। सो हम पढ़ेंगे सिक्स्थ टाइप LCR सर्किट ना। इसमें क्या होगा, एक L होगा, एक C होगा और R होगा, राइट। तो यहां पे मैंने बनाया L, फिर बनाया मैंने C, फिर बना दिया मैंने R, और इसको मैंने जोड़ दिया एक AC सोर्स से, राइट। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये सीरीज में है, ठीक है। हमने जो भी पढ़ा अभी तक वो सिर्फ सीरीज में है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। तो हमको इजी पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, सब सीरीज में पढ़ना है, और इसीलिए मैं करंट को एक्स एक्सिस पे ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है सीरीज में करंट क्या होती है, सेम। चलिए अब मुझे पता है कि अगर ये V कोई मैंने सोर्स लिया V, तो यहाँ पे होगा VL, यहाँ पे होगा VC और यहाँ पे होगा VR, द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर, राइट। अच्छा, अब आपको फिर से बता दो वही चीज कि VR प्लस VC प्लस VL V के बराबर नहीं होता, क्योंकि ये AC सर्किट है, DC नहीं है, DC में होता है, करेक्ट। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे, ठीक। चलिए अब आपको चीज दिखी होगी कि अगर मैं करंट को एक्स एक्सिस पे लेता हूं, करंट को एक्स एक्सिस पे लेता हूं, तो मुझे तीन चीज ड्रॉ करनी। कौन कौन सी? एक तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर और पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। यू नो दैट करंट में और रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो VR तो यहां बनेगा, ठीक है। इंडक्टर में हमेशा ऊपर होता है पोटेंशियल, याद रखना है ना, इंडक्टर ऊपर चालू होता है। एक बार याद रख लोगे तो आपको सारे सर्किट याद आ जाएंगे। तो इंडक्टर में ऊपर होता है
और कैपेसिटर में नीचे होता है। ठीक है, चलिए तो जब मैं इसका इफेक्टिव निकालूंगा, इसको वेक्टर मान के सॉल्व करना है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? आप मान लीजिए कि VL माइनस VC है। ठीक है, मैंने माना है कि सर्किट में VL बड़ा है VC से, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता है VC बड़ा हो, तब क्या हो जाएगा, नीचे डायग्राम बनेगा ये। अगर मैं मानता कि VC बड़ा है तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनता, फिर यहाँ पे लिखते हैं VC माइनस VL और यहाँ पे लिखते हैं करंट I, और करंट के डायरेक्शन में ही VR भी होता है, राइट। सो जनरली हम मान के चलते हैं VL बड़ा है। अगर VL बड़ा है तो इसका जो नेट इंपीडेंस होगा वो कुछ ऐसा है, V नेट, राइट। नाउ इस एंगल को हम लिखते हैं फाई, राइट, ओके। तो अब यहां से आपको चीज दिख रही होगी कि V नेट इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, मैं V को IR के टर्म्स में लिख सकता हूं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं द नेट रेजिस्टेंस होगा, बेसिकली नेट रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम एसी सर्किट में, इंपीडेंस। जो टोटल इंपीडेंस होगा वो होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, राइट। आप चाहो तो उसको ओमेगा के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L 1 अपॉन ओमेगा C द होल स्क्वायर का अंडर रूट, करेक्ट। चलिए नाउ अगर मैं इस एंगल की बात करूं फाई, तो फाई को लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं। बेसिकली tan फाई मैं लिख सकता हूं ऐसे, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं, या फिर आप cos से साइन फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं। अगर मैं cos फाई की बात करूं तो cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी VR डिवाइडेड बाय Z। अगर मैं sin फाई की बात करूं तो sin फाई हो जाएगा मेरे यहां से VL माइनस VC डिवाइडेड बाय, यहां पे V नेट आया ना, V नेट, सो VL माइनस VC डिवाइडेड बाय V नेट। हाँ, अब इसको हम चाहें तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इस tan फाई को लिख सकते हैं, जहां जहां VL है वहां XC लिख दीजिए, VL की जगह XL, VC की जगह XC डिवाइडेड बाय R। रेजिस्टेंस तो R ही होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको पूरे को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा VR बाय Z, ठीक है। जहां पे नेट है वहां पे Z लिखना है। सिमिलरली ये जाएगा VL की जगह क्या आएगा, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, ये डिवाइडेड बाय Z, V नेट, राइट। तो ये हमने बात की अभी तक LCR सर्किट की। Now friends, we are going to study power associated in an AC circuit. अभी पावर क्या होता है आपको पता है, डीसी सर्किट में V इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करंट, राइट। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। मान लीजिए कि मैं LCR सर्किट ले रहा हूँ और उसके अक्रॉस मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ दिया, राइट। ये पोटेंशियल V नॉट साइन ओमेगा टी है, राइट, या आप साइन कुछ भी मान सकते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब आपको पता है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, कहीं भी मान सकते हैं, आप यहाँ भी मान सकते हैं और यहाँ भी मान सकते हैं। कैसे, डायग्राम में दिखाता था। हमने देखा था कि अगर मैं VL माइनस VC ऊपर लेता हूँ और करंट इधर लेता हूँ, राइट, तो आपको पता है कि VL माइनस VC ऊपर आता है और VR इस डायरेक्शन में आता है, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो कुछ एंगल पे आएगा फाई, ठीक। तो मैं अभी क्या मान लेता हूं कि I नॉट की वैल्यू अगर मैं I नॉट साइन ओमेगा टी मानूं, I की वैल्यू अगर I नॉट साइन ओमेगा टी मानूं, तो जो पोटेंशियल है वो ऊपर है, ठीक है। तो
पोटेंशियल आगे है, तो मैं इस हिसाब से मान लेता हूँ कि जो पोटेंशियल है मेरा वो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, मान सकता हूँ। या फिर अगर मैं इसको पोटेंशियल को मानता वी नॉट साइन ओमेगा टी, तब मुझे करंट को मानना पड़ता माइनस फाइव, करंट पीछे होती, ठीक है। तो एक ही बात है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक। चलिए अब देखिए ध्यान से, हमें निकालना है पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है हमारे पास, पावर विल बी v इंटू आई, v इंटू आई। अब v की वैल्यू क्या है? v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई की वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट? ओके नाउ तो ये मैं लिखता हूँ वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये तो बच्चों पावर है। अब आपको पता है ये पावर टाइम के साथ वेरी कर रही है, पावर टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो मैं क्या निकालता हूँ? एवरेज। याद है अपन एवरेज निकाल रहा है, तो जब मैं एवरेज पावर निकालता हूँ तो वो आता है वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू ये, देखो ये साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, राइट। हम एवरेज का फॉर्मूला हम देख चुके हैं पहले, लेकिन एवरेज निकालना होता है किसी भी चीज का, मान लीजिए इसका एवरेज निकालना तो होता है इंटीग्रेशन p एज अ फंक्शन ऑफ t dt, p dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। सिमिलरली आप ये फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे और इंटीग्रेट करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आपको भी डायरेक्ट ही याद रखना एज इट इज। वो होता है v नॉट इंटू आई नॉट, देखो साइन स्क्वायर वाला फॉर्मेट देख रहे हैं कुछ, तो ये 1/2 होता है उसका एवरेज, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल टर्म हो जाती है दैट इज cos फाई, ठीक है। ये जो cos फाई है इसकी एडिशनल टर्म और आएगी, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो क्या करना है? एवरेज पावर का फॉर्मूला हो गया, एवरेज पावर इक्वल्स टू वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू cos फाई बाय 2, ठीक। चलिए अब मैं काम करता हूँ, इसको cos फाई, बेसिकली cos फाई की वैल्यू आपको पता है, cos फाई क्या होता है? r बाय z और वी आर डिवाइडेड बाय वी एल माइनस वी सी, राइट। इस टर्म को बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ठीक। चलिए, और एवरेज पावर निकालना है तो वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाइव बाई 2। अब एक काम करता हूं मैं, इसको लिख दो वी नॉट बाय रूट 2 इंटू आई नॉट बाय रूट 2 इंटू कॉस फाइव। याद आया? वी नॉट बाय रूट 2, पीक वैल्यू बाय रूट 2 क्या होता है? आरएमएस वैल्यू। सो इट कैन बी रिटन एज आई आरएमएस इंटू वी आरएमएस इंटू कॉस फाइव। This will give you average power in an AC circuit। Important रिजल्ट है, हर सर्किट के लिए, हर AC सर्किट के लिए काम आएगा। सिमिलरली अगर आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर RMS बाय z इंटू कॉस फाइव, या i स्क्वायर इंटू r फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इसको, तो ये जाएगा i स्क्वायर इंटू z इंटू कॉस फाइव, राइट। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं रेजोनेंस इन एसी सर्किट। हमने अभी एलसीआर सर्किट पढ़ा। एलसीआर सर्किट में क्या था? ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, राइट। एलसीआर था और एसी सोर्स था एक ना। जो करंट की वैल्यू थी वो थी v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय जेड, राइट। वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय जेड, ठीक। अच्छा, तो ये करंट की वैल्यू थी। अब रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस हमने एसटीएम में पढ़ा था 11th में, आपको याद हो तो। रेजोनेंस की कंडीशन पे वो फ्रीक्वेंसी मिलती है अपने को जहां पे जो ऑसिलेशन है वो मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। लेकिन एसी सर्किट में क्या होगा? रेजोनेंस मतलब वो कंडीशन जहां पर करंट थ्रू द सर्किट मैक्सिमम। तो करंट में क्या करना है बच्चों? मैक्सिमम। अगर आर को मैक्सिमम करना है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, अगर इसको मैक्सिमम करना है इसका मतलब डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि हम आर रेजिस्टेंस है और जेड क्या है? हमारा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम कम कर सकते हैं। देखो
तो z को करना पड़ेगा मेरे को मिनिमम डिनोमिनेटर वाले को। अभी z की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसको मिनिमम करने के लिए अगर मैं एक्सएल माइनस एक्ससी को जीरो रख दूं, अगर एक्सएल माइनस एक्ससी क्या हो गया, जीरो हो गया, ये क्वांटिटी जीरो हो गई, तो समथिंग प्लस जीरो मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, उस केस में जब इम्पिडेंस आएगा वो आर के बराबर आ जाएगा, पहली बात। और आई कैन से एट दैट इंस्टेंट द एंटायर एलसीआर सर्किट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अभी एक्सएल शुड बी इक्वल्स टू एक्ससी, मतलब ओमेगा एल शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी। ओमेगा क्या होता है, मतलब ओमेगा 2 पाई बाई टी, मतलब टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, तो टी कितना होगा 2 पाई रूट एल सी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। सो दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी hv है 1 बाय 2 पाई रूट एल सी, ठीक है। तो एल की वैल्यू सी की वैल्यू आपको इस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए। अब ध्यान से देखना, इसके एप्लीकेशन से तगड़ा है क्या, एक तो ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही करंट मैक्सिमम, इसका मतलब जब हम करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो करंट ग्राफ आता है कुछ ऐसा, करंट ग्राफ क्या आता है, कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये मैंने बनाया करंट वर्सेस ओमेगा, और ये ओमेगा डैश, ठीक है। ओमेगा डैश मतलब क्या, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर मैं z की वैल्यू बताता, z इंपेडेंस वर्सेस ओमेगा बनाता, तो वो ग्राफ उल्टा आता, ये नीचे ओमेगा डैश के ऊपर ये मिनिमम वैल्यू देता है, तो ये कुछ ऐसा शो करता, ठीक है। ये z वर्सेस ओमेगा का है और ये i वर्सेस ओमेगा का है, ठीक। अब यहाँ पे बहुत काम की चीज, एकदम इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होनी चाहिए, वो ये है कि आपने देखा होगा कि जो पहले के समय में ट्रांजिस्टर आते थे, वो रेडियो आता था, अपन रेडियो मिर्ची से कनेक्ट करते थे, तो एक खट 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 वो नॉब आती थी, उसको घुमाते थे ताकि चैनल सेट हो जाता। आपको कोई सा भी लगाना है, 98.3 लगाना है, 93.5 FM लगाना है, कुछ भी लगाना है आपको, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता था, सिग्नल से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करानी पड़ती थी। अब आप बोले यार कैसे फ्रीक्वेंसी मैच कराते, देखो ध्यान से, हम क्या करते थे, उस नॉब को घुमाते थे, ठीक है। तो जो कैपेसिटर के बीच की प्लेट है उसकी डिस्टेंस हम वेरी करते थे। अगर डिस्टेंस वेरी कर रही है इसका मतलब कि कैपेसिटेंस वेरी कर जाएगा। अगर कैपेसिटेंस वेरी कर गया तो हो सकता है कि कैपेसिटेंस अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर ले कि इसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच करने लग जाए, जो वेव्स आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करने लग जाए। अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, आपका ट्यून इन हो जाएगा, फिर आप बजाते रहो। आया समझ दोस्तों। तो आजकल तो डिजिटल हो गया, सब बटन दबाओ तो अपना प्लेट खिसक जाती है उधर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्लस हमारे लिए जिंदगी से, डेली लाइफ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट। अच्छा, अब बेसिकली ये जो करंट है ये पीक करंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आई नॉट, पीक करंट। अच्छा, अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करूं, आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू कहीं यहां होगी, आई नॉट बाय रूट टू समवेयर हियर, आई आरएमएस आई नॉट बाय रूट टू, ठीक है। अब आई नॉट बाय रूट टू बेसिकली दो जगह आ रही है, एक यहां, इसको बोल दिया मैंने ओमेगा 1, इसको मैं बोल दिया ओमेगा 2, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ठीक है। अब प्रैक्टिकली होता क्या है, यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी का रेंज मिलता है मेरे को, उसको मैं बोलता हूं बैंडविड्थ। क्या बोलता हूं बच्चों, बैंडविड्थ। काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, याद रखना, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। अब बैंडविड्थ कम से कम होनी चाहिए, जितना शार्प कर्व होगा उतनी बढ़िया मेरे को फ्रीक्वेंसी मैच होगी। क्या होता है ना कि आपने कई बार देखा होगा कि 98.3 लगा रहे हो तो 98.2 पे भी बजने लगता है वो, ठीक है। बेसिकली वो डिफरेंस 0.1 का नहीं है, वो मेगा हर्ट्ज में होते हैं, ठीक है। मतलब 10⁶ अगर 0.1 का ही वेरिएशन आ गया, मतलब 10 लाख के आसपास, 1,10,00,000 का वेरिएशन आ गया, तो इतना वेरिएशन अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना
बैंडविड्थ जितनी छोटी से छोटी हो उतना बढ़िया होता है, ठीक है। यहां पे सिस्टम के लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी फैक्टर। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सएल बाय आर, लेकिन ये बेसिकली होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। अब ये फॉर्मूला याद रखें क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए, एक्सएल बाय आर। क्लियर? तो शुरू करते हैं वॉटलेस करंट से। अब आप नाम सुन के लग रहा होगा यार वॉटलेस मतलब पावर से लेस, पावर से लेस करंट तो ऐसी करंट के काम की, ठीक है। तो वॉटलेस करंट शुरू होने के पहले हम देखते हैं कि जो फेजर डायग्राम बनता है हमारा एलसीआर सर्किट का, एलसीआर सर्किट में पावर एवरेज कितनी आती है? एवरेज पावर आती है मेरी IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई, राइट? ये हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है ना। मैं इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं? जैसे मैंने मान लिया कि ये करंट इस डायरेक्शन में है, VL माइनस VC इधर है, VR इधर है, और जो रिजल्टेंट है वो कुछ यहां मान लेता हूं, V नेट। दिस एंगल इज कॉल्ड एज फाई। आपको पता है cos फाई क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर R by Z। दिस R by Z is called as power factor, this cos phi is called as power factor, right? अच्छा, अब ध्यान देखना, बेसिकली अगर मैं प्योर के रेजिस्टिव सर्किट की बात करता, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है? आपको पता है दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर करंट और पोटेंशियल सेम डायरेक्शन में है तो दोनों में एंगल 0 cos 0 1, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1, पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट? अगर मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करूं तो उसमें वोल्टेज रहता है ऊपर, करंट रहती है इधर, दोनों एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, मतलब पावर फैक्टर कितना होगा? 0 cos 90 0। तीसरा होता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उसमें पोटेंशियल होता है नीचे और करंट होता है इधर, ये भी एंगल 0 है, एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 0। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि पावर को खाने वाला आदमी सिर्फ एक ही है, बाकी ये दो ही पावर को खाते नहीं है। So that's why the resistance is called as dissipative element. Dissipative element मतलब जो हीट का, एनर्जी का डिसिपेशन करते हैं, dissipative element, ठीक है। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को खाते नहीं है, वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा हमने कैलकुलेशन से जाना, देखा, समझा, सीखा। अच्छा, अगर मैं आरसी सर्किट की बात करूं तो आरसी सर्किट की बात करूं या एलआर सर्किट की बात करूं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है? पावर फैक्टर आता है R by Z, ठीक है, ये आपको पता है। तो अगर मैं LCR सर्किट की बात करूं, LCR सर्किट की बात करूं तो LCR सर्किट में क्या होता है? LCR सर्किट में ये होता है मेरा I, ये होता है VR, ये होता है मेरा VL माइनस VC, ये रहा, हाँ? तो इसको क्या करते हैं हम? बेसिकली ये करंट में और नेट पोटेंशियल में एंगल कितना दोनों के बीच में फाई है ना? तो ध्यान से देखना इसको, मैं इस डायग्राम को ऐसे बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। V नेट और I, क्या इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? अब ये फाई है। यहां पे अगर मैं नेट पोटेंशियल और करंट के बीच में डायग्राम बनाऊं, नेट पोटेंशियल और करंट के बीच में डायग्राम, तब भी एंगल ऐसा फाई है। यहां मैंने इसको चेंज कर दिया, इधर की जगह इधर रख दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। चलिए, अब चेंज करने से हुआ क्या? ध्यान से देखो, मैं करंट को और पोटेंशियल को वेक्टर मानता हूं, लेकिन वेक्टर होते नहीं है, लेकिन सॉल्व करने के लिए फेजर डायग्राम में हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं, राइट? एक काम करता हूं, मैं इसको करंट को रिजॉल्व करता हूं, करंट को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं इधर और इधर, वन अलोंग द पोटेंशियल एंड वन परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल। तो कितना जाएगा? ये हो जाएगा I cos phi और ये जाएगा I sin phi, I sin phi, ठीक है। अब आपको चीज समझ में आएगी कि जो पावर होता है, पावर वो होता है एवरेज पावर इज इक्वल्स टू VRMS
इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख दूं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखना, यार ये आई आर एम एस कॉस फाई इंटू वी, ये वी, ये आई इंटू कॉस फाई। आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिलकर मेरे को पावर दे रहे हैं, इसका मतलब ये जो करंट का परपेंडिकुलर एलिमेंट है, परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज वाला एलिमेंट है, ये मेरे पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट। तो कभी भी एग्जामिनेशन में आ जाए बच्चों, वॉटलेस करंट तो घबराना नहीं, डरना नहीं, बस समझ जाना कि वो कुछ पूछ रहे हैं आपसे जिसका फॉर्मूला होता है आई नॉट, या आई बेसिकली आई साइन फाई। ठीक है, आई आर एम एस इंटू साइन फाई, दिस इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट। क्लियर? दोस्तों अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एलआर सर्किट, चोक कॉइल। ये चोक कॉइल बड़ी काम की चीज है और इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, समझने के लिए भी आसान है क्योंकि रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। आपने शायद पुरानी ट्यूबलाइट देखी होगी, तो वो जो पुरानी ट्यूबलाइट होती थी उसमें एक चोक लगा होता था, छोटा सा गोल कलर का सिलेंडर जैसा, राइट। और कभी भी अगर लाइट स्टार्ट नहीं होती है, मान लो ट्यूबलाइट स्टार्ट नहीं हो रही, तो अपन क्या बोलते थे कि यार इसका चोक खराब हो गया होगा, या उस चोक को थोड़ा सा घुमा देते थे। ऐसा कभी देखा है आपने? तो बेसिकली वो चोक कॉइल करता क्या था, चोक कॉइल आपको समझ में आ रहा है स्टार्ट करने में हेल्प करता था। स्टार्ट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो बेसिकली चोक कॉइल जो होता है वो एलआर सर्किट होता है, ठीक है। एलआर सर्किट मतलब उसमें इंडक्टेंस होगा और रेजिस्टेंस होगा, ठीक। चलिए, अब हमें पता है कि अगर मान लीजिए मेरे घर में सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट और मुझे 100 वोल्ट की कोई भी डिवाइस चलाना है, ठीक है। मान लीजिए मेरी ट्यूबलाइट है, उस पर एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूं कि 100 वोल्ट उस पर चाहिए। अभी 100 वोल्ट चाहिए, लेकिन मैं दे कितना रहा हूं उसको, मैं तो 220 दे रहा हूं। तो यहां पर ये इंडक्टर और कैपेसिटर मिलके उसकी एनर्जी को क्या करते थे, रख लेते थे अपने पास, स्टोर कर लेते थे अपने पास, ठीक है। अच्छा, अगर ये पोटेंशियल कम कर रहे हैं इसको, तो मान लीजिए पोटेंशियल कम करने के हमारे पास और भी तरीके हैं। अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया या इंडक्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, अगर इन दोनों को मैंने बढ़ा दिया तो बेसिकली मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि ये डिसिपेटिव एलिमेंट है और ये नॉन डिसिपेटिव एलिमेंट है, इंडक्टर। मतलब ये एनर्जी का लॉस कर देता है। क्या करता है बच्चों? एनर्जी का लॉस कर देता है। अगर रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, घट जाएगी, लॉस हो जाएगी, हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो मुझे एनर्जी थोड़ी वेस्ट करना है भैया, मुझे तो अपना पर्पस सर्व करना है कि यार जो 220 वोल्ट था उसको कैसे भी करके मैं 200 वोल्ट अपनी डिवाइस को पहुंचा दूं और बाकी मेरे पास रह जाए, ठीक है। तो हमने दो तरीके निकाले, रेजिस्टेंस बढ़ाने का, इंडक्टेंस बढ़ाने का। रेजिस्टेंस बढ़ाने में हमें हो रहा था नुकसान, तो हमने क्या इंडक्टेंस बढ़ाया, ठीक है। तो इंडक्टेंस बढ़ाना आपके चोक कॉइल के लिए बहुत अच्छी बात है। तो जब भी बोले फॉर अ गुड चोक कॉइल द रेजिस्टेंस शुड बी लो एंड द इंडक्टेंस शुड बी हाई फॉर आइडियल चोक कॉइल, फॉर गुड चोक कॉइल। तो चलिए देखते हैं कुछ एलटीक्यूज। यहां पे हमें गिवन है आई नॉट। आई नॉट मतलब पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज गिवन है 5 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, ठीक है। वो पूछ रहे हैं आरएमएस वैल्यू बताओ, और वो पूछ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हाउ लॉन्ग करंट विल टेक टू रीच द पीक, ठीक। चलो देखते हैं। अभी आरएमएस की वैल्यू तो सिंपल है, ये आई नॉट बाय रूट 2 दैट इज 5 बाय रूट 2, 5 1 बाय रूट 2 मतलब 0.7 लगभग, तो 3.5 एम्पियर के आसपास, ठीक। 1 बाय रूट 2 0.7 के आसपास होता है ना, तो आंसर है 3.5। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द पीक।
अब देखो ध्यान से, ये साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, तो यहां से यहां तक 0 से स्टार्ट होगी, यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? आपको पता पड़ेगा जितना एक साइकिल में टाइम लगता है t, तो मेरा आंसर आएगा t/4। एक साइकिल में जितना टाइम लगता है उसके 1/4 टाइम में वो 0 से पीक पे पहुंच जाएगा। ठीक, अब एक साइकिल में कितना टाइम लगा ये कैसे पता पड़ेगा? ये फ्रीक्वेंसी से पता पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बोलती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में 60 साइकिल्स हो रही है, या मैं बोलूं 60 साइकिल्स के लिए एक सेकेंड लग रहा है, तो एक साइकिल के लिए क्या 1/60 सेकेंड लगेगा? तो मेरा आंसर आएगा 1/60 into 4, that is 1/240। 1/240 सेकेंड में 0 से पीक वैल्यू पहुंच जाएगा। देख रहे हो कितना फास्ट है, देख रहे हो आप? अच्छा, अगला क्वेश्चन सीरीज एलसीआर का। यहाँ पे हमें एल की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्या पूछा है? ईएमएफ सोर्स है 30 sin ओमेगा टी है, ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है, ओमेगा कितना है 100 है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग इंपेडेंस। बच्चों इंपेडेंस क्या होता है? इंपेडेंस होता है z √r² प्लस xl माइनस xc द होल स्क्वायर। ठीक है, तो r² प्लस ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। ओमेगा कितना 100 और l कितना है 100 मिली हेनरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा √120 का स्क्वायर प्लस 1/10। ठीक है, ओमेगा कितना 100, ओमेगा 100 और ये मिली हेनरी l 100 into 100 डिवाइडेड बाय 100 into 100 डिवाइडेड बाय मिली मतलब 10⁻³ एक्सएल माइनस एक्ससी। तो इस हो गए ये हो जाएगा एक्ससी कितना है एक्ससी 1/ओमेगा दैट इज 100 into l कितना एक सी दैट इज 100 into 10⁻⁶ माइक्रो होता है 10⁻⁶, तो जब ऊपर जाके 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास? ये कैंसिल हो गया, ये बचा 100 और ये कैंसिल हो गया बचा 10, तो 10 - 100 द होल स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 120 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर। 120 प्लस 90 ये हो जाएगा 150। मेरा आंसर आ गया 150। ठीक है, दिस आंसर ना, क्योंकि 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर मतलब 144 प्लस 81। ठीक है, तो ये जाएगा 225 मतलब 15, बस ऐसे निकालते हैं हमने। अब आपको निकालना है पीक करंट। पीक करंट कैसे निकालोगे? बेसिकली पीक करंट मतलब देखो ध्यान से, I = V/Z। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पीक वैल्यू रखूंगा तो मेरी पीक वैल्यू आएगी। अगर मैं RMS वैल्यू रखूंगा तो ये V/RMS/Z, सिंपल सा फॉर्मूला है बस। तो यहाँ पीक वैल्यू कितनी? पीक वैल्यू 30/150। मेरा आंसर आ गया 1/5.2। ठीक, I0 पीक वैल्यू कितनी रही 0.2 एम्पियर। अब देखो जरा तीसरा क्वेश्चन क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/2π√LC। राइट, तो वैल्यू पुट करोगे ये जाएगा 1/2 into π डिवाइडेड बाय √L। L कितना है? L पुट कर दीजिए 100 मिली हेनरी, दैट इज 1/10 into 100 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁶। ठीक, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्ज। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्ज। क्लियर? तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज। यहां पर हमें वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, पावर गिवन है और पूछ रहे हैं व्हाटलेस करंट बता दो। अब एक चीज देखो कि ये जो गिवन क्वांटिटीज है क्या ये एसी की गिवन क्वांटिटीज है? हाँ, क्योंकि अभी हम एसी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये इसकी पीक वैल्यू नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू है।
कभी भी सिंगल वैल्यू गिवन हो इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं हो, उसका मतलब समझ जाना आरएमएस वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। वो पूछ रहे वॉटलेस करंट। भाई वॉटलेस करंट हमने पढ़ रखा है, वॉटलेस करंट क्या होता है, आई आरएमएस इनटू साइन फाई, ठीक है। तो आई आरएमएस तो आप यहाँ रख देते हैं, मतलब 10 साइन फाई, दिस इज द आंसर। अब मुझे साइन फाई की वैल्यू निकालना, ठीक है। साइन फाई की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ध्यान से देखना। साइन फाई की वैल्यू निकलेगी पावर से। हमें पता है पावर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो पावर कितना है, पावर 1500, वी आर एम एस के साथ 300, 10 इंटू कॉस फाई। तो आपको दिख रहा होगा ये कॉस फाई आ गया 1/2। अगर cos फाई की वैल्यू 1/2 है तो sin फाई की वैल्यू कितनी जाएगी, √3/2, करेक्ट। तो sin फाई की वैल्यू होगी √3/2। बस आपका आंसर आ गया। सो ये आंसर विल बी 5√3, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा करेंगे, मस्त लेवल, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन। अ कॉइल हैज पावर फैक्टर ऑफ √3/2 एट 50 हर्ट्ज। Now find the new power factor at 150 हर्ट्ज। अब एक बात बताओ बच्चों, पावर फैक्टर साला फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z, और Z में निकालता हूं R डिवाइडेड बाय √R² प्लस XL², ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ कॉइल है, ठीक है। कॉइल है मतलब आपको LR सर्किट लेना है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो ये जो एक्सएल है ये ओमेगा डिपेंड करता है, ये हो इसको लिखते हैं अपन R डिवाइडेड बाय √R² प्लस ओमेगा L द होल स्क्वायर। इसीलिए ओमेगा बढ़ाने से मेरा पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा, क्लियर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक में बात करेंगे ओल्ड की, एक में बात करेंगे न्यू की। देखो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मैं ओमेगा चेंज कर रहा हूँ। देखो पहले फ्रीक्वेंसी 50 थी, अब कितनी 150 हो गई, मतलब पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा मानूंगा तो अब कितनी हो जाएगी 3 ओमेगा। बस ये चेंज होगा और कुछ चीज चेंज होने वाली नहीं है। आर और एल सेम रहेंगे क्योंकि एलिमेंट में चेंज नहीं करना, ठीक है। सो यू नो दैट cos phi इज इक्वल्स टू R/Z। cos phi की वैल्यू कितनी गिवन है, √3/2। सो इट इज √3/2 इक्वल्स टू R/Z। तो √3/2 इंटू Z इक्वल टू R, ठीक। ये वैल्यू हमारे पास R की आ गई इन टर्म्स ऑफ Z। अब न्यू क्या निकालेंगे, न्यू हमें निकालना है cos phi दैट इक्वल्स टू R न्यू डिवाइडेड बाय Z न्यू। अब आपको पता है कि R तो चेंज किया ही नहीं हमने, और Z न्यू में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाय √R² प्लस X न्यू। ये न्यू है, करेक्ट। R की वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो ये हो जाएगा मेरा R डिवाइडेड बाय R² प्लस ये होता है ω²L², लेकिन अब कितना होगा 3 टाइम्स, तो इट विल बी 9 ω²L² का अंडर रूट, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक रिलेशन चाहिए R और ओमेगा में, निकालता हूँ कैसे। मुझे पता है कि पहले कंडीशन क्या थी, पहले इंपेडेंस मान लो Z था। अगर इंपेडेंस Z होता, नेट इंपेडेंस अंडर रूट R² प्लस XL², मतलब XL की जगह लिख दो ω²L², ठीक है। अब दो जगह स्क्वायर करता हूँ तो Z² इक्वल्स टू R²। देखो R की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, ठीक है। R कितना √3/2 Z था, तो स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 3/4 Z² प्लस ω²L²। तो जगह 1 - 3/4 कितना हो गया 1/4, मतलब 1/4 Z² इक्वल्स टू ω_L का स्क्वायर। तो ω_L की वैल्यू अब यहाँ से वहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा R की वैल्यू एज इट इज, R में कोई चेंजेस नहीं है। R की वैल्यू है √3/2Z डिवाइडेड बाय ये जाएगा 3/4 Z² प्लस 9 ω²L² ये कर रहा हूँ मैं Z²/4, तो जाएगा Z²/4 का अंडर रूट, ठीक है। चलिए तो
9/4 प्लस 3/4 क्या 12/4? 12/4 मतलब 3, तो बी नीचे की तरफ जाए 3, तो ऊपर आ गया √3 z/2 इंटू √3 इंटू z। अब √3z से √3z कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया 1/2। माय न्यू पावर फैक्टर विल बी 1/2। और आपको पता पड़ गया था वो पावर फैक्टर घट गया क्योंकि मैंने ओमेगा बढ़ा दी थी। फिजिक्स के फंडे